कहानी की शुरुआत होती है विको नाम के एक लड़के को दिखाते हुए, जिसने बचपन में ही अपने माता पिता को एक कार एक्सीडेंट के दौरान खो दिया था और ये कार बहुत ही ज्यादा ऊंचाई से गिरी थी और बस तभी से विको के मन में ऊंचाई को लेकर एक डर सा बैठ गया था। उसे ऐसा लगता था कि अगर वो ऊंचाई पर गया तो उसकी मौत हो जाएगी। इसी वजह से वो स्कूल की तरफ से पिकनिक पर जाने में भी बहुत घबराता है। दरअसल आज सभी स्टूडेंट्स ने पहाड़ पर जाकर सूर्य ग्रहण देखने का प्लान बनाया था, लेकिन विको अपने इस डर की वजह से इस ट्रिप का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। वो इसके बारे में सोच ही रहा था कि इतने में यहाँ विको की माँ आ जाती है और उसे समझा बुझा कर किसी तरह ट्रिप पर जाने के लिए मना लेती है, जिसके बाद विको तैयार होने के लिए चला जाता है। इधर दूसरी तरफ हम एक तांत्रिक को देखते हैं जो एक जादुई पत्थर को पाने के लिए किसी तरह की पूजा कर रहा था ताकि उसके जरिए वो पूरी दुनिया पर राज कर सके। कुछ देर की मेहनत के बाद तांत्रिक का जादू एक ड्रैगन का रूप ले लेता है, जो ठीक उसी ड्रैगन की तरह था जैसा विको की जैकेट पर बना हुआ था। वहीं अब हम विको और सभी स्टूडेंट्स को पहाड़ पर जाते हुए देखते हैं, जहां विको के साथ उसका एक दोस्त भी था। ये स्टूडेंट्स लगातार पहाड़ की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं और कुछ दूर चलने के बाद इन्हें एक ब्रिज दिखाई देता है, जिसे सब एक एक करके क्रॉस करने का प्लान बनाते हैं। पर जब विको का नंबर आता है तो वो पहले तो बड़े ही जोश के साथ ब्रिज पर चलने लगता है, लेकिन फिर अचानक अपने डर की वजह से बीच में ही रुक जाता है। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स उसका मजाक बनाने लगते हैं, जिसके बाद विको का दोस्त उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और किसी तरह उसे वापस खींच लेता है। पर विको अब एक भी मिनट यहाँ नहीं रुकना चाहता था, इसलिए वो यहाँ से भागकर एक चट्टान के पास आकर बैठ जाता है। विको का दोस्त भी उसका पीछा करते करते उसके पास आ जाता है और उसका मुंह ठीक करने के लिए उसके साथ हंसी मजाक करने लगता है। लेकिन इसी दौरान सूर्य ग्रहण का टाइम हो जाता है और सूर्य ग्रहण के शुरू होते ही पूरी जमीन हिलने लगती है, जिस वजह से विको के दोस्त का पैर स्लिप हो जाता है और वो पहाड़ से नीचे गिरने ही वाला होता है कि तभी एक चट्टान को पकड़ लेता है। लेकिन वो इस बात को अच्छी तरह जानता था कि वो इस तरह से ज्यादा देर तक नहीं बच पाएगा। इधर जब विको अपने दोस्त को मौत के मुंह में जाते हुए देखता है तो वो उसकी मदद करने का फैसला करता है, पर डर की वजह से उसके पैर आगे नहीं बढ़ पाते, जबकि विको का दोस्त लगातार उससे हेल्प मांगता रहता है। पर इससे पहले कि विको कुछ कर पाता, अचानक उसके पीछे की दीवार टूटने लगती है और उसमें एक पोर्टल खुल जाता है और फिर वो पोर्टल विको को अपने अंदर खींच लेता है, जिसके बाद विको एक अनजान जगह पर आकर गिरता है और उसे पता भी नहीं चलता कि वो 1120 साल पुरानी दुनिया में आ चुका है। विको जैसे ही पोर्टल के जरिए बाहर निकलने की कोशिश करता है, वो पोर्टल अपने आप बंद हो जाता है, जिस वजह से वो यहीं पर फंस जाता है। लेकिन तभी उसकी नजर ओलेश्को नाम के एक आदमी पर पड़ती है, जो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फूल इकट्ठे कर रहा था। पर अचानक कुछ सिपाही आकर पीछे से उस पर हमला कर देते हैं, जिनका ओलेश्को डट कर मुकाबला करता है। इतने में ही यहाँ उन सिपाहियों का लीडर एंटिको भी आ जाता है, जो अपने साथियों के साथ मिलकर ओलेश्को को अपना बंदी बना लेता है। वहीं विको जो दूर खड़ा ये सब देख रहा था, अचानक उसका पैर चट्टान से फिसल जाता है और उसका मेगाफोन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें से निकल रही आवाज सभी सैनिकों का ध्यान भटका देती है और इसी मौके का फायदा उठाकर ओलेश्को यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। पर जाते जाते वो विको को भी अपने घोड़े पर बैठा कर अपने गाँव ले जाता है। पर गाँव वाले जब उसे देखते हैं तो उन्हें विको पर शक होता है कि कहीं ये कोई जासूस तो नहीं है, इसलिए वो उसे कमरे में कैद कर देते हैं। इसके बाद हम एंटिको को उसी तांत्रिक के पास देखते हैं, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। यहाँ एंटिको उसे विको के बारे में बताता है, जिसके बाद तांत्रिक फौरन उसे आग से एक ड्रैगन बनाकर दिखाता है और उस ड्रैगन को देखकर एंटिको कहता है कि ऐसा ही निशान उस लड़के की जैकेट पर भी था। ये सुनकर तांत्रिक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि विको ही वो लड़का है जो उसे स्टोन ऑफ पावर तक पहुंचा सकता है। इधर एक कमरे में बंद विको अपना फोन इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल न आने की वजह से वो काफी उदास हो जाता है। पर तभी यहाँ ओलेंका नाम की एक लड़की उसके लिए खाना लेकर आती है और जब विको उससे इस जगह के बारे में पूछता है तब वो बताती है कि ये 1120 का समय है। ये सुनते ही विको समझ जाता है कि वो उस पोर्टल की वजह से टाइम ट्रेवल करके अतीत में पहुंच गया है। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि उसके पास ओलेश्को आकर उसे बताता है कि कल उसे गाँव वाले अपने देवता के पास ले जाएंगे और वहीं उसका फैसला करेंगे कि वो बेगुनाह है या फिर नहीं। अब अगली सुबह वो लोग विको को एक झील में फेंक देते हैं, जहां वो एक क्रिएचर को अपनी तरफ आते हुए देखता है, जो उसे मारने के बजाय झील से बाहर फेंककर विको को बेगुनाह साबित कर देता है और गांव वाले उसे अपने साथ रखने के लिए राजी हो जाते हैं। जिसके बाद विको उन्हें उसे पोर्टल के बारे में बताते हुए कहता है कि वो फ्यूचर से आया है
लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। फिर गांव के एक इन्वेंटर ओवजी उसे बताते हैं कि जिस पोर्टल से वो आया है वो सिर्फ सूर्य ग्रहण पर ही खुलता है, पर कुछ ऐसे तांत्रिक भी हैं जो उसे खोल सकते हैं, लेकिन उन तक पहुंचना आसान नहीं है। अगले ही दिन हम विको को ओलेश्को के साथ देखते हैं, जहां वो उसे तलवार चलाना सिखा रहा था ताकि वो वक्त आने पर अपनी रक्षा कर सके। इसी दौरान ओलेश्को एक नक्शा बनाकर विको को उस जगह के बारे में बताता है जहां वो तांत्रिक मिल सकता है। ये जानने के बाद विको अकेले ही उस तांत्रिक को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ तांत्रिक एक पक्षी को विको पर नजर रखने के लिए भेजता है। इधर विको जैसे ही आगे बढ़ता है उसकी मुलाकात ओलेंका से होती है, जो रास्ता ढूंढने में उसकी मदद करती है और दोनों फाइनली तांत्रिक की गुफा तक पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी विको को एक विजन आता है जिसमें वो अपने आप को एक सुनसान जगह पर अकेला खड़ा हुआ देखता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उसे यहाँ आने का कारण पूछती है, जिस पर विको मदद मांगते हुए अपने समय में वापस जाने की बात कहता है। ये सुनकर वो आवाज उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तब जब विको उसे अपना सबसे डरावना राज बताएगा। इस पर वो बचपन में हुए एक हादसे के बारे में बताता है जिसमें उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था और वो काफी ऊंचाई से नीचे गिर गई थी, जिसकी वजह से विको के फादर की डेथ हो गई और तभी से उसे ऊंचाई से डर लगने लगा। ये जानने के बाद वो आवाज उससे कहती है कि तुम्हें एक जादुई पत्थर को ढूंढना होगा, क्योंकि वही पत्थर अब तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस पहुंचा सकता है। लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें पहले एक ऐसी जगह को खोजना होगा जहां बिना पंख वाले पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते हैं, और जब वो तुम्हें मिल जाए तो फिर एक कपड़े को हवा में उड़ा देना और वो कपड़ा जिस दिशा में जाए बस तुम्हें वहीं जाना है। साथ ही वो आवाज विको को वार्निंग भी देती है और उससे कहती है कि वो कोई मामूली पत्थर नहीं है, बल्कि उसमें खतरनाक शैतानी शक्तियां मौजूद हैं और वो तभी काम करेगा जब दो सच्चा प्यार करने वाले उसे छुएंगे। इसके बाद विको अपने विजन से बाहर आ जाता है और जो कुछ भी उसने देखा और सुना वो सब ओलेंका को बता देता है, जिस पर वो कहती है कि मैं एक ऐसी जगह के बारे में जानती हूँ। इतना कहकर वो उसे गांव में ले जाती है जहाँ सभी लोग पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रह रहे थे। तभी विको को दूसरी बात याद आती है और वो अपने बैग से एक कपड़ा निकालकर उसे हवा में उड़ा देता है और उसका पीछा करते हुए दोनों एक झील के पास पहुंच जाते हैं, जहां विको को वो जादुई पत्थर मिल जाता है। इधर तांत्रिक को भी इस बारे में पता चल जाता है और वो एंडेको के सिपाहियों को उन्हें पकड़ने के लिए भेजता है, पर इलिया आकर उन्हें बचा लेता है। जिसके बाद विको जादुई पत्थर को उसी पोर्टल के पास लेकर जाता है जहाँ से वो इस दुनिया में आया था, लेकिन वो पत्थर काम नहीं करता। ये देखकर ओवजी विको से कहता है कि जब तक इस पत्थर पर बिजली नहीं गिरेगी तब तक इसकी शक्तियाँ काम नहीं करेगी, इसलिए वो इसे गांव के सबसे ऊंचे टीले पर छुपा देते हैं। दूसरी तरफ वो तांत्रिक पत्थर को पाने के लिए काले जादू का इस्तेमाल करता है। अब देखते ही देखते रात हो जाती है और बहुत तेज बारिश के साथ तेज बिजली कड़कने लगती है। ये देखकर विको पिंजरे में कैद तुहारियान नाम के एक आदमी को बारिश से बचाता है, जो कि असल में एंटेको का भाई था। रात में तेज बिजली कड़कने की वजह से टीले का वो हिस्सा जहाँ पत्थर रखा हुआ था वो टूट कर नीचे तुहारियान के पास गिर जाता है, जिसका इस्तेमाल करके वो अपने आप को आजाद कर लेता है और उस पत्थर को लेकर एंटेको के पास पहुंच जाता है। जिसके बाद वो तांत्रिक उसकी शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पर नाकामयाब साबित होता है, क्योंकि विको ने ही उस पत्थर को ढूंढा था और अब वही उसकी पावर को वापस ला सकता था। अगले दिन गांव में सभी लोगों को पत्थर और तुहारियान के गायब होने का पता चलता है, जिसके बाद वो सभी मिलकर उसे वापस लाने का प्लान बनाते हैं और ओवसी विको की मदद से एक पैराग्लाइडर तैयार करते हैं ताकि एंटेको पर हमला किया जा सके। पर इससे पहले ही एंटेको के आदमी आकर उन्हें मार देते हैं और गलती से ओलेंका को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। ओलेंका को देखकर एंटेको उन पर बहुत गुस्सा करता है। वहीं दूसरी तरफ विको, जो कि अब ओलेंका से प्यार करने लगा था, वो उसे बचाने के लिए अकेले ही एंटेको के कैंप में चला जाता है, जहाँ उसके सिपाही विको को पकड़ लेते हैं और एंटेको उससे जादुई पत्थर को जागरूक करने के लिए कहता है और धमकाता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो ओलेंका को मार देगा। ये सुनकर विको ओलेंका की मदद से उस पत्थर को छूकर उसे जागरूक कर देता है और पत्थर की शक्तियाँ वापस आते ही एंटेको अपने भाई यानी तुहारियान को इन दोनों को मारने का ऑर्डर देता है और खुद तांत्रिक के साथ पत्थर से बने एक मॉन्स्टर को जिंदा करने के लिए चला जाता है। इधर तुहारियान एंटेको का आदेश मानकर जैसे ही विको को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी उसे विको की अच्छाई याद आ जाती है, जिसने उसे बारिश में भीगने से बचाया था। इसलिए वो उन दोनों को अपना घोड़ा देकर यहाँ से भागने के लिए कहता है
लेकिन जब एंडिको को इस बात का पता चलता है तो वो तुहारियान को मौत के घाट उतार देता है। पर विको और ओलेंका किसी तरह उससे बचकर अपने गांव वापस आ जाते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि एंडिको अपनी सेना के साथ उन पर हमला करने के लिए आ रहा है और उनके साथ वो पत्थरों से बना मॉन्स्टर भी है। सभी गांव वाले मिलकर मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके सारे वार बेकार हो जाते हैं। इसके बाद उनकी नजर तांत्रिक पर पड़ती है, जो उस जादुई पत्थर की मदद से मॉन्स्टर की शक्ति को काबू कर रहा था। यानी वो उस पत्थर के जरिए मॉन्स्टर को मॉनिटर कर रहा था। ये देखने के बाद ओलेश्को मॉन्स्टर को नदी में गिराकर उसे खत्म करने के बारे में सोचता है। इसलिए वो मॉन्स्टर के सामने आकर उसका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और मॉन्स्टर भी उसके पीछे पीछे नदी के पास पहुंच जाता है। नदी के पास पहुंचते ही ओलेश्को एक चाल चलता है। वो पहले खुद नदी में कूदता है और फिर बड़ी समझदारी से मॉन्स्टर को भी नदी में गिरा देता है। ये देखकर सभी गांव वालों को लगता है कि वो मारा गया, इसलिए वो खुशी मनाने लगते हैं। पर तभी उनकी नजर आसमान पर पड़ती है, जहां एक बार फिर सूर्य ग्रहण शुरू होने वाला था। और जब विको को इस बात का पता चलता है तो वो तुरंत घोड़ा लेकर उसी पोर्टल के पास पहुंच जाता है। लेकिन पोर्टल का दरवाजा अभी भी नहीं खुल रहा था, जिससे वो समझ जाता है कि मॉन्स्टर मरा नहीं है, बल्कि वो अभी भी जिंदा है। क्योंकि जब तक जादुई पत्थर की शक्ति तांत्रिक के पास है तब तक पोर्टल नहीं खुलेगा। इसलिए वो वापस गांव में आ जाता है, जहां आने के बाद वो देखता है कि एंडिको ने अपनी पूरी सेना के साथ मिलकर गांव वालों पर हमला कर दिया है। लेकिन इलिया के साथी जल्द ही उन पर काबू पा लेते हैं। लेकिन तभी मॉन्स्टर नदी से बाहर निकलता है और वो इलिया के साथियों पर हमला कर देता है। ये देखकर विको को एक आइडिया आता है और वो अपनी ऊंचाई का डर भूलकर ओवजी द्वारा बनाए गए पैराग्लाइडर को लेकर टावर से नीचे कूद जाता है और उड़ते हुए तांत्रिक पर हमला कर देता है, जिस वजह से तांत्रिक के हाथ से वो पत्थर छूट जाता है और पत्थर के छूटते ही मॉन्स्टर अपनी जगह पर जम जाता है। इसके बाद विको जल्दी से उस पत्थर को अपने काबू में कर लेता है। लेकिन तभी उसके सामने एंटिको आ जाता है, जो विको को पत्थर को उसके हवाले करने के लिए कहता है, पर विको उसे नदी में वापस फेंक देता है, जिस वजह से मॉन्स्टर भी कई टुकड़ों में टूटकर खत्म हो जाता है। ये देखकर एंटिको को बहुत गुस्सा आता है और वो विको को मारने ही वाला होता है कि तभी यहाँ ओलेश्को आ जाता है और एंटिको को मार देता है। वहीं अब विको दोबारा उसी पोर्टल के पास आता है और ओलेंका को अलविदा कहकर अपने टाइम में वापस लौट जाता है। पर लौटने के बाद उसे पता चलता है कि वो उसी समय पर वापस आया है जिस वक्त वो वहाँ से गायब हुआ था। यानी अब भी टॉम उसी चट्टान पर लटका हुआ था, जिसके बाद विको से बचा लेता है क्योंकि अब उसका ऊंचाई का डर खत्म हो चुका था। इसके बाद हम मूवी के आखिरी सीन में देखते हैं कि विको एक पुराने पत्थर को छू रहा है और उसी समय अतीत में ओलेंका भी उसी पत्थर